जितना ज़्यादा लोगों को साइबर में एज फ्रेशर जॉब्स ढूंढना मुश्किल हो रहा है, उतने ज़्यादा लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है बताओ, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जॉब्स है ही नहीं क्या, मुझ में स्किल्स नहीं है। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग रेज्यूमे भेज रहे हैं रिव्यू करने के लिए। क्या प्रॉब्लम है, क्या गैप है, ये नहीं समझ आ रहा। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी है जो लोग बहुत इग्नोर करते हैं। लोगों को अपने आप को सेल या मार्केट करना नहीं आता है। और मैं स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको स्किल्स की प्रॉब्लम है, आप में स्किल गैप है कि नहीं, ये तो तब पता चलेगा ना जब आप इंटरव्यू में जाओगे। उस स्टेज तक आप पहुंचोगे कैसे, पहले ये सोचो ना। इंटरव्यू तक जाना एक बहुत बड़ा टास्क है। गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। 1000 लोगों में चुने जाना इज फार डिफिकल्ट देन 10 लोगों में चुने जाना, राइट। और इस शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस में एक ही चीज देखी जाती है, जो आपका पेपर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, जिसको हम रेज्यूमे या सीवी बोलते हैं। आप मतलब फील्ड में फाड़ रहे हो, आपको सब कुछ आता है, आपको डीप में आता है। आपने रेड टीमिंग, एपसेक, मालवेयर रिसर्च, रिवर्स इंजीनियरिंग, सीटीएफ जीते हैं, सीवी निकाले हैं, बहुत कुछ आता है। ये आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स को पता है, लेकिन एचआर को तो नहीं पता ना, उनको कैसे बताओगे। और ये बहुत बड़ी एक वेल नोन रिसर्च है कि लोगों को रेज्यूमे फॉर्मेट करना नहीं आता, और उनके कारण भी उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं। आप जानते होंगे नोवो रेज्यूमे के बारे में, बहुत लोग उससे रेज्यूमेस बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नोवो रेज्यूमे, उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग 75% ऑफ लोग रिजेक्ट हो जाते हैं जॉब एप्लीकेशंस में ड्यू टू लैक ऑफ फॉर्मेटिंग या कीवर्ड्स या कंटेंट। और ये बहुत सीरियस टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा आज कि ये गैप को मैं फुलफिल करूं। मैं आपको बताऊं कि एक आइडियल रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। पूरा एक रेज्यूमे गाइड बना रहा हूं, और वीडियो के एंड में आपको मैं अपना रेज्यूमे भी दिखाऊंगा, तो एंड तक देखना प्लीज़। देखो, एक परफेक्ट रेज्यूमे बहुत सब्जेक्टिव है, वो डिपेंड करता है रोल टू रोल, कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि जो चीज़ें मैंने देखी हैं इंटरव्यूज़ में, मैंने खुद भी दी हैं, जैसे मुझे जॉब्स मिली है, और जितना मैंने इंडस्ट्री को देखा है उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ ताकि आप फिट कर पाओ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, वो है फॉर्मेट ऑफ योर रेज्यूमे। सबसे पहले एक रफ आइडिया, एक ब्लूप्रिंट, एक स्केलेटन बनाओ अपने रेज्यूमे का कि कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए और उनको आपको प्लेस कैसे करना है, कौन से ऑर्डर में प्लेस करना है। अब इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं ये आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन अब पर्सनली बताऊं तो मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं वर्टिकली, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेक्शंस एक साथ टॉप पर दिखा सकता हूं। मेनली वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स और एजुकेशन मैंने टॉप पर रखी हैं, क्योंकि मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मेरे लिए ये सेक्शंस अलग होंगे। तो जब मैं फ्रेशर था तो मेरे लिए इंटर्नशिप, एजुकेशन और स्किल्स टॉप पर थी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 कॉलम्स ही बनाने हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अच्छे रेज्यूमेस में 1 कॉलम भी होता है, ये प्योरली सब्जेक्टिव है। आपका रेज्यूमे आपके लिए काम कर रहा है, वो क्लीन है, वो रीडेबल है, उस हिसाब से आप चूज़ करो कि 1 कॉलम हो या 2 कॉलम। और ऐसा नहीं है कि रिक्रूटर्स 2 कॉलम वाले को प्रेफर करते हैं, 1 कॉलम वाले को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगर सेक्शंस की बात करें तो एज अ फ्रेशर आइडियली मैं बोलूँगा कि इंटर्नशिप सबसे ऊपर अगर की है आपने, उसके बाद एजुकेशन, देन स्किल्स, देन प्रोजेक्ट्स, सर्टिफिकेशंस एंड अचीवमेंट इन दिस ऑर्डर, शुरू से लेके एंड तक। अब फॉर अ प्रोफेशनल जिनको एक्सपीरियंस आ चुका है, 2-3 साल काम कर चुके हैं, उनके लिए सबसे पहले सबसे ऊपर आएगा वर्क एक्सपीरियंस, देन एजुकेशन, देन स्किल्स, देन प्रोजेक्ट्स, सर्टिफिकेशंस इन दिस ऑर्डर। और ये भी आप सोचोगे कि मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, बहुत कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, बहुत अचीवमेंट्स हैं, बहुत स्किल्स हैं, तो ये सब एक पेज में आ पाएगा कि नहीं। ट्रस्ट मी, आपको फॉर्मेट ऐसा करना है कि वो एक पेज में आ जाए, और आज जाता है। आपको 2 पेज कब जरूरत पड़ेगी, जब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, 7 साल का, 5 साल का, तो तब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं, तो डालने के लिए बहुत चीज़ें हो जाती हैं। एक फ्रेशर हो तो बिल्कुल भी एक पेज से ऊपर मत जाना। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 70% ऑफ कैंडिडेट्स आज भी एक पेज का रेज्यूमे ही बनाते हैं, और वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कीवर्ड्स की। आपने सुना होगा ATS के बारे में। रेज्यूमे का ऑटोमेटिक रिव्यूअर है, एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि रेज्यूमे रिव्यू करता है और एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। तो ये काम बचाता है, ऑटोमेशन का काम करता है। तो इसमें रिक्रूटर्स कीवर्ड्स डाल देते हैं कि इस रोल में क्या क्या स्किल सेट और क्या क्या टूलिंग आनी चाहिए कैंडिडेट्स को, तब हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ATS में वो फीड कर दिया जाता है, और जिस रेज्यूमे में वो कीवर्ड्स होते हैं वो एक्सेप्ट होते हैं, जिनमें नहीं होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं। आपका रेज्यूमे मैन्युअली रिव्यू नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे सॉक में हो गया स्प्लंक या सोलरविंड्स, एपसेक में हो गया बर्प, क्वालिस या स्नीक, फिर रेड टीम में हो गया कोबाल्ट स्ट्राइक या नेसेस। टेक्नोलॉजीज भी हो सकती हैं लाइक क्लाउड, एज्योर, सैमल, SSO, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो अब होनी चाहिए, जो मोस्टली होती ही हैं, लाइक पाइथन, गो, C#, C++। सर्टिफिकेशंस भी हो सकते हैं लाइक CEH, OSCP, CISSP,
और ये इस पर डिपेंड करेगा कि जो कंपनी है वो कौन सी एग्जिस्टिंग टूलिंग यूज़ कर रही है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही वो कैंडिडेट्स हायर करेगी जो उस टेक्नोलॉजी में प्रोफिशिएंट हो। तो सबसे पहले तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ो, पूरा देखो कौन-कौन से कीवर्ड्स वहाँ मेंशन्ड है और वही कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे में डालो, तभी जब आपको आते हों। नेक्स्ट इज क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स। लोग सिंपली लिख देते हैं कि मैंने ये काम किया था, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, मैंने रेमेडिएशन में हेल्प की थी, मैंने पेन टेस्ट किए थे क्लाउड पे, मोबाइल पे, टूल्स बनाए थे, बग फिक्सेस लगाए थे, डॉक्यूमेंटेशन लिखे थे। लेकिन ये सब तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये तो आपका कोई रोल डिस्क्रिप्शन पढ़ के भी बता देगा। इससे आपका और कंपनी का क्या फ़ायदा हुआ, आपने क्या इम्पैक्ट डाला उस रोल में, आपको ये स्पेसिफाई करना है, यही मैटर करता है। पेन टेस्ट किया था तो कितने बग्स निकाले, कितने हाई वैल्यू लाइक क्रिटिकल और हाई बग्स निकाले हैं, और कितने हद तक आपने कितना परसेंट अटैक सरफेस रिड्यूस किया था, कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए, अगर आपने कोई टूल बनाया है तो उस टूल से ऑटोमेशन में कितना परसेंटेज प्रोफिशिएंसी या एफिशिएंसी बढ़ी है, कितना मैनुअल काम रिड्यूस हुआ है, कितने फॉल्स पॉजिटिव्स कम हुए हैं, कितने थ्रेड्स कंटेन किए हैं, कितने इंसिडेंट्स क्लोज किए हैं, कितनी एक्यूरेसी बढ़ाई है। तो एट द एंड इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स। इससे आपकी वैल्यू पता चलेगी और वही आपको टेबल पर रखनी है। नेक्स्ट इज वर्क एक्सपीरियंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी इंसान के लिए, लाइक वो फ्रेशर हो या ना हो। इट्स सैड बट रिक्रूटर्स हर किसी में वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं। तो जिन्होंने भी काम किया हुआ है पहले तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स उनको सबसे ऊपर ही डालना है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या 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 काम किया था और क्या इम्पैक्ट डाला आपने। मतलब प्रिसाइज रखना है, बहुत सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, छोटा ही रखना है। और अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो। आई हाईली रिकमेंड कि आप इंटर्नशिप करो, आपके कॉलेज से भी मिल जाती हैं यार आपको तो, और लिंक्डइन पे अगर आप ढूंढ सकते हो तो बहुत सारी मिल जाती हैं, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए होती हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यही आपका वर्क एक्सपीरियंस है। सिक्योरिटी एनालिस्ट, जूनियर एनालिस्ट, बीएपीटी एनालिस्ट, इन सब के लिए ओपनिंग्स आती हैं स्पेशली स्टार्टअप्स में, और गवर्नमेंट साइबर सेल्स में भी आती हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप ऑनलाइन ढूंढते रहो। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशंस। ये तो डालने ही है, मैंने बहुत बार बताया सर्टिफिकेशंस की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग से वीडियोस बना दिए हैं इस पे। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आपके पास कंपेंसेट करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें रेज्यूमे में सर्टिफिकेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। ये बहुत बहुत पावरफुल अचीवमेंट है यार। मतलब आप सोचो कि आप महीनों महीनों प्रैक्टिस करते हो, घंटों देते हो, अपने माइंड बॉगलिंग एग्जाम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, आप ऑलमोस्ट अपनी सैनिटी खो देते हो एग्जाम्स में, और तब जाके आपको फाइनली आपको रिजल्ट आता है, आपको पता चलता है कि आप पास हो चुके हो, आपने कुछ अचीव किया है। उस स्किल सेट का सर्टिफिकेट आपके हाथ में आता है जिससे आप प्राउड फील करते हो, तो वही प्राउडनेस आपको अपने रेज्यूमे में डालनी है। मैंने तो ऐसे बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स में देखा है कि वो लोग स्पेसिफिकली ये बोल देते हैं कि ओनली ओएससीपी कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, जिन्होंने वो अचीव किया है। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ओएससीपी है तो आपका 100% चांस है शॉर्टलिस्ट होने का। तो ये एक अलग क्राइटेरिया बन जाता है यार। रेड टीम का तो हम सबको पता है, लाइक ओएससीपी, सीआरटीपी, सीपेंट, पीएनपीटी, ईजेपीटी, बहुत सारे हैं। ब्लू टीम्स के भी आ गए हैं, ऑफसेक के, लाइक सॉक वाला एक सर्टिफिकेशन उनका नया आया है, सीएचएफआई है, सैंस के हैं, और इसके अंदर भी अलग अलग सेक्शंस है ना, तो उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेशंस अलग अलग होंगे। तो जिसकी जितनी ज़्यादा मार्केट वैल्यू है उसको आपको ऊपर रखना है, बस ये ध्यान देना। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है और आप बस डिग्री पर डिपेंड हो कि आपको वो जॉब दिलवा देगी, तो इट्स हाई टाइम कि आप संभल जाओ और सच्चाई जान लो कि डिग्री कई बार इनफ नहीं होती है, आपको सर्टिफिकेशन करने पड़ते हैं। जेडीएस में मेंशन्ड होता है कि एटलीस्ट एक सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और जितना मैंने अभी तक बताया है ना, उसमें सबसे बेसिक और सबसे पॉपुलर सर्टिफिकेशन है फ्रेशर इज सीईएच। अभी रिसेंटली सीईएच का वर्जन 13 भी आया है जिसमें एआई पावर्ड अटैक्स कवर किए गए हैं। तो अगर आपको भी फ्यूचर रेडी टॉपिक्स पढ़ने हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है स्क्रैच से, एज अ फ्रेशर आपको नहीं आता है, आपको जॉब चाहिए इसमें, तो आप सिंपली लर्न के साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको जो बहुत पॉपुलर आईआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ भी करवाते हैं, एग्जीक्यूटिव मास्टर्स प्रोग्राम, बहुत सारे रेलिवेंट टॉपिक्स पर। लेकिन मैं अगर आपको एक कोर्स रिकमेंड करूँ तो आपको मैं बोलूँगा कि सीईएच वर्जन 13 का कोर्स ले सकते हो, क्योंकि उसमें आपको टॉपिक्स तो सिखाए जाएंगे ही, साइबर सिक्योरिटी भी सिखाई जाएगी, आपको साथ में सीईएच का एग्जाम वाउचर भी मिलेगा। ये कोर्स ईसी काउंसिल से एक्रेडिटेड है, तो आपको पूरा कोर्स कंटेंट ऑफिशियल ईसी काउंसिल से सीईएच का मिलेगा। 6 मंथ्स के आई लैब्स भी मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस। अगर आप इसका सिलेबस पढ़ोगे तो पूरा अपडेटेड कंटेंट है जो आपको स्टार्ट से सीखना चाहिए एक सिस्टमैटिक मैनर में, लाइक स्कैनिंग, एन्यूमरेशन, वेब एक्सप्लॉइट्स, मालवेयर्स, क्लाउड, मोबाइल, आईओटी, वायरलेस, सब कवर किया गया है, वो भी इंडस्ट्री टूल्स के साथ।
और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एग्जाम देने का मौका मिलता है। एग्जाम पास कर लोगे तो आपको CEH का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, जो आप अपने रेज्यूमे में डायरेक्टली डाल सकते हो टू बिकम एलिजिबल फॉर थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स। और ये कम्प्लीटली ऑनलाइन ट्रेनिंग है, लाइफ टाइम एक्सेस है और 100% मनी बैक गारंटी भी मिलती है आपको। इसके रिव्यूज़ आप साइट पर पढ़ सकते हो, सिंपली लर्न के बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर आपको कॉस्टली लग रहा है तो आप इंस्टॉलमेंट्स पर भी पे कर सकते हो। अगर आप इन लिंक से जाओगे ना तो आपको 5% डिस्काउंट भी मिलेगा टोटल प्राइस पर। और मैं ये बता दूं कि सीट्स लिमिटेड होती हैं हर बैच की, तो जल्दी से आपको जाना पड़ेगा, अभी जाओ और एनरोल कर लो। नेक्स्ट इज डिफरेंट रोल डिफरेंट रेज्यूमे। 50% ऑफ ऑल कैंडिडेट्स अपने रेज्यूमे को स्पेशलाइज नहीं करते हैं, सेम रेज्यूमे हर रोल में हर जगह डाल देते हैं, हर एप्लीकेशन में। अब थ्रेट एनालिसिस वाले रोल में आप बर्ब स्वीट लिख दोगे तो वो किस काम का? एपसेक के रेज्यूमे में 100 के स्किल सेट्स काम नहीं आएंगे ना। ATS को पास करना है तो हर रोल के लिए अलग अलग रेज्यूमेस बनाने पड़ेंगे और एक ही डोमेन के लिए भी अलग अलग रेज्यूमेस बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्किल सेट्स और टूलिंग डिमांड करती है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बर्ब स्वीट यूज़ कर रही है फॉर एपसेक, वो दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई और टूल यूज़ करेगी। एक अगर सोनार क्यूब यूज़ कर रहा है तो दूसरा स्नीक यूज़ करेगा। किसी को क्लाउड का स्किल सेट चाहिए, किसी को सर्वरलेस या कंटेनर्स का स्किल सेट चाहिए। तो एक ही रेज्यूमे हर जगह काम नहीं आता है, प्लीज़ स्पेशलाइज कर लो, हर जॉब के लिए अलग रेज्यूमे बनाओ। एक ही में मत डाल देना कि एक तीर सारे निशाने हो जाएं, हर जगह काम आ जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 2 या 3 में काम आ भी जाए तो उसके आगे नहीं आने वाला। आपको बुक नहीं लिखनी है, आपको एक पेज का ही बनाना है। और इससे एक और चीज़ पता चलती है कि आप इस रोल को सीरियसली ले रहे हो, आपने प्रॉपर रिसर्च करी है इस रोल के बारे में, इस कंपनी के बारे में, आपने टेलर किया हुआ है, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है रिक्रूटर्स के सामने। नेक्स्ट इज सॉफ्ट स्किल्स। आजकल स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही हैं क्वालिफिकेशन से। जिसके पास बीटेक है, हो सकता है उसके पास कोई स्किल्स ही ना हो, अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है वो इंटरव्यू में फेल हो जाएगा अगर उसने कुछ नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए आज प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा देखी जा रही हैं। तो अगर आप अपनी स्किल्स को हाईलाइट करते हो अकॉर्डिंग टू द रोल जिसमें आप प्रोफिशिएंट हो, तो आपकी हायरिंग के चांसेस 20% तक बढ़ जाते हैं। और 91% ऑफ रिक्रूटर्स सॉफ्ट स्किल्स डिमांड करते हैं, देखना पसंद करते हैं आपके रेज्यूमे में। तो प्लीज़ वो डाल देना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी भी होते हैं। टेक्निकल स्किल्स आप कितनी भी ले लो, आप अगर काम नहीं कर पा रहे हो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, तो वो काम नहीं करने वाला। और इस फील्ड में जो रेलेवेंट सॉफ्ट स्किल्स हैं वो है क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्फिडेंस लाना है, लोगों से बातें करनी है, आपको अपनी एक पर्सनैलिटी बनानी है स्ट्रॉन्ग, और ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं आपका प्रोफेशनलिज्म। क्यूरियोसिटी, सीखते रहने की चाह, लीडरशिप, अडेप्टेबिलिटी, ये भी देखा जाता है, डिसीजन मेकिंग। तो इन सब सॉफ्ट स्किल्स पर ना मैंने अलग से वीडियोस भी बनाई हुई हैं स्किल्स के प्लेलिस्ट में, तो वो भी आप देख सकते हो डिटेल में इनके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट इज प्रूफ रीड। आपने ज़िंदगी में जितना भी कुछ किया आपने सब डाल दिया, आपने सारे टेक्निकल स्किल सेट डाल दिए, आपको लग रहा है कि आपका बेस्ट वर्जन यही होने वाला है, आपको जो भी आता है आपने पूरा पेपर पर डाल दिया, लेकिन किसी एक जगह आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो जितना भी आपने किया है सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ATS तुरंत डंप कर देगा। स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं। सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग है वो है फॉर्मेटिंग। और ये कितना एम्बैरसिंग भी तो है यार, मतलब आज की डेट में कितने AI टूल्स आ गए हैं, कितने स्मार्ट सजेशंस आ गए हैं, उसके बाद भी हम ये ऐसे टाइपोस कर रहे हैं। सो प्लीज़ डू द ड्यू डिलिजेंस, अपनी मिस्टेक्स चेक करो। एक बार पूरा बन गया आपका तो ग्रामर चेक करो, कंटेंट चेक करो कि सारे सेंटेंसेस प्रॉपर है कि नहीं। फॉर्मेटिंग बिल्कुल कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आपने अगर 2 कॉलम्स बनाए हैं, 3 कॉलम्स बनाए हैं, वो सब एक लाइन में होने चाहिए। इंडेंटेशन सब बराबर होने चाहिए। आपने जो फॉन्ट यूज़ किया है वो कंसिस्टेंटली हर जगह यूज़ होना चाहिए। 2 फॉन्ट से ज़्यादा यूज़ मत करो, इट्स मोर देन इनफ। आप प्रोफेशनल फॉन्ट्स यूज़ करो। मोस्ट फॉन्ट्स में एग्जांपल दूं तो एरियल, कैलिब्री या टाइम्स न्यू रोमन, ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन हर जगह यही यूज़ करो अगर आप चूज़ करते हो तो। मार्जिन्स और बॉर्डर्स सेम होने चाहिए, लाइन स्पेसिंग भी इक्वल होनी चाहिए। और ध्यान रखना कोई मिस्टेक मत करना प्लीज़, क्योंकि लोग जीमेल को जामिल कर देते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है। सो प्लीज़ डोंट एम्बैरस योरसेल्फ। और ये भी चेक करो कि आपने अपने आप को एग्जैजरेट तो नहीं किया है, क्योंकि आपने जो काम किया है आप उतना ही डालो। आप बड़ा चढ़ा कर मत बताओ, क्योंकि रिक्रूटर्स को पता चल जाता है, वो सालों से ये काम कर रहे हैं। 85% ऑफ लोग अपने रेज्यूमे में फेक करते हैं। तो आपने अगर 50 स्किल डाल दी हैं 22 की उम्र में, तो ये लगेगा ना कि आपको सब ऊपर ऊपर से आता है, आपको कुछ ढंग का नहीं आता जिसमें आप काम कर सको। तो जो भी हैंड्स ऑन आता है ना वही डालना, क्योंकि इंटरव्यू में आप वैसे भी डिबंक होने वाले हो। अब फाइनली मैं आपको अपना रेज्यूमे दिखाता हूँ। ये बिल्कुल भी आइडियल या परफेक्ट नहीं है, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ।
मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन इसने मुझे जॉब्स दिलवाई हैं, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इससे आइडिया ले सकते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो जो मैंने बताया है, जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं, सब इसमें मैंने डाल के रखे हैं खुद से। तो जैसा मैंने बोला था, मैंने 2 कॉलम का लेआउट यूज़ किया है। तो बेसिकली ये मेरा रेज्यूमे ऑफेंसिव साइड ऑफ रोल्स के लिए है, स्पेशली एपसेक और रेड टीम थोड़ा सा। लेकिन मैं टेलर करूँगा अलग से रेड टीम के लिए, फिलहाल ये एपसेक के लिए है। तो आपने देखा है जितना मैंने एपसेक में किया मैंने सब डाल दिया है। सेक्शंस का ऑर्डर देखो, फॉर्मेटिंग देखो, जितने सर्टिफिकेशंस थे वो सारे आ गए। मैंने बहुत प्रिसाइजली यूज़ किया है, सेंटेंसेस नहीं बनाए हैं, और मैंने कीवर्ड्स पर फोकस किया है। जितने भी कीवर्ड्स देखे जाते हैं वो मैंने डाले हैं। फाइनली अब समय आ गया है कि आप अपने जॉब एप्लीकेशंस को सीरियसली लें और अपना पोर्टफोलियो बनाने में टाइम और मेहनत दें। और अगर आपके कोई भी थॉट्स हैं, आपको लग रहा है मैंने कुछ मिस किया है जो ऐड होना चाहिए इन सारे पॉइंट्स में, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही है, मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर किए हैं। कुछ अगर नहीं होंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और आई होप आपको पसंद आया होगा ये नया वीडियो एक नई शुरुआत के साथ। तो बस दिखते रहिए ऐसी साइबर सिक्योरिटी में मैं लाता रहता हूँ। बीच में मैं थोड़ा स्लो हो गया था, लेकिन अब नहीं रहूँगा, आई प्रॉमिस। मैं वीडियोज़ डालते रहूँगा और डालते रहता हूँ। और बस ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है तो। साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग पर वीडियोज़ आते रहते हैं। तो बस ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।